संजय जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एसआईआर को लेकर, बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखिए, एक और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है कि लगभग 78 सीटें ऐसी हैं जो भद्र लोग, एक बंगाल में कहा जाता है, जिसमें कई लोग उसको जाति के नजरिए से भी देखते हैं कि वहां पर जो कायस्थ वोट है, जो ब्राह्मण वोट है, वो लगभग 15% से ज्यादा है। ये भी एक वजह माना जा रहा है कि कायस्थ आबादी तकरीबन 27 से 30 लाख है और इसीलिए नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं। बंगाली कायस्थ घोष, बोस, मित्रा, गुहा, दत्ता, डे, धार, नंदी, ये सब होते हैं और इसी वजह से उनको बनाया गया है। संजय जी, आवाज जा रही है संजय जी, बोल नहीं रहे हैं आप जी। अंजना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आवाज उनको बार बार जा रही है। चलिए छोड़िए, बाद में लौटते हैं। सुधांशु जी, जल्दी से आपका जवाब इस पर, क्या ये भी एक वजह है? नितिन नबीन को क्यों चुना? दो बातें बताइए, ये आलोक जी पूछ रहे थे आपसे। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, नितिन नबीन जी युवा चेहरा हैं और युवा में एक अनुभवी चेहरा है। 5 बार के लगातार विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा में काम करने का उनको अनुभव है। सिक्किम और छत्तीसगढ़ में प्रभारी भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ 2023 में माना जा रहा था कि कांग्रेस जीती हुई है। इसके बावजूद उन्होंने बहुत, यानी संगठनात्मक अनुभव, सरकार का अनुभव और युवा नेतृत्व, तीनों चीजें मिलकर एक व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने जो अपनी क्षमता दिखाई, इसके आधार पे हुआ। और जो कायस्थ वाली बात कहते हैं, मैं तो दूसरी बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्तर पे तो कायस्थ समाज की संख्या बहुत कम है। आप कल्पना करिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो कि जातिगत समीकरण को किनारे रख के भी अपना नेतृत्व देती है। माननीय आडवाणी जी हमारे नेता बने, सिंधी समाज की क्या स्थिति है? 0.5% भी नहीं होंगे, 1% भी नहीं होंगे पूरे भारत में। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, तो हां, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो अभी संगीत रागी जी ने कहा, पश्चिम बंगाल की लड़ाई इस बात की है कि ये श्री अरविंदो, वैसे श्री अरविंदो भी कायस्थ थे, स्वामी विवेकानंद भी कायस्थ थे, जेसी बोस भी कायस्थ थे, सत्येंद्रनाथ बोस जिनके नाम पे हिग्स बोसॉन है वो भी कायस्थ थे। तो ठीक है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मगर ये श्री अरविंदो, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नक्शे कदम पे चलने वाला बंगाल बनेगा या साजिद हुसैन सोहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन डे वाला बंगाल बनेगा? ये इस भविष्य का चयन आज इन दो विकल्पों के रूप में करना है। और मैं एक बात आ गई तो मैं अंजना जी और बता देना चाहता हूं, यह जो झूठ गढ़ा गया है भारत के बारे में कि अमुक को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसको पढ़ने नहीं दिया जाता, विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी 1820, उसमें विस्तार से लिखा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिसमें आज का बिहार का हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश और कुछ हद तक आसाम के हिस्से आते थे, 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं, उसमें गुरुकुल नहीं इंक्लूडेड है, 9000 कॉलेजेस हैं। सिर्फ बच्चों की ही जातिवार संख्या नहीं है, टीचरों की जातिवार संख्या दी गई है। कहा गया सबसे ज्यादा 2 जातियों के टीचर है, ब्राह्मण और कायस्थ, वो सिर्फ 40% है। और 60% में बाकायदा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा गवर्नर के आदेश पे बनी हुई रिपोर्ट है, जो 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी। और महात्मा गांधी ने 1931 में लंदन में रॉयल सोसाइटी में दिए गए लेक्चर में, चैंटम हाउस में उन संदर्भों को कोट किया था। उसमें आज अनुसूचित जाति में जिन जातियों को सबसे नीचे माना जाता है, जिनका नाम ऑफिशियली लेना मना है, उनके शिक्षकों की संख्या लिखी है। यानी हकीकत में तो आजादी के बाद यह फैक्ट होना चाहिए, मगर मैकाले ने जो षड्यंत्र रचा 1835 में, और उसको नेहरू जी की सरकार ने, मार्क्स और मार्क्सवादियों ने जो बढ़ाया, बंगाल के इस सच को छुपा दिया गया। आलोक जी, आपका सीधा जवाब इस पर। देखिए, मैं सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूं। आप डमी बनाएं, कठपुतली बनाएं, आप ऐलान करके बाद में नौटंकी करें, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से, क्योंकि आपके यहां जो होता है वो पूरा देश जानता है। आप मैकाले की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, आज हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की 200 यूनिवर्सिटी
वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी आज हिंदुस्तान की 12 साल में क्यों नहीं है? सवाल का इसका उत्तर मिलना चाहिए। मोदी जी के बनने के बाद लगभग 80,000 स्कूल 2014 के बाद विभिन्न राज्यों में जो सरकारों के थे और जहां पर बीजेपी शासित राज्य थे, 9,000 तो अकेले गुजरात में बंद हुए। उत्तर यह मिलना चाहिए कि हम लेकर आए राइट टू एजुकेशन और आपने स्कूलों को बंद किया। आप महात्मा गांधी, मैकाले, वो कहावत है ना, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं? आज के वर्तमान सवाल पर आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? अब ये एजेंडा क्लियर हो गया कि आप जाति को देखकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। आपको कहीं पर कायस्थ वोट चाहिए, इसलिए आपने कायस्थ व्यक्ति के बैकग्राउंड के व्यक्ति को बना दिया। आरएसएस का है, डमी है, दबा रहेगा। ये वही व्यक्ति है जिसके मंत्रालय के अंदर 62,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, मैक्सिमम इन्हीं के मंत्रालय के थे। क्या इनके पुल वाला मंत्रालय भी इन्हीं का था क्या अंजना जी, जिसमें पुल बनने से पहले गिर जाते थे? क्या भ्रष्टाचार के आरोप तमाम इनके मंत्रालय पर नहीं लगे थे? मुझे लगता है ये केवल जाति और धर्म देखकर सारे काम करते हैं। पूरी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने जाति और धर्म के बाहर कोई बात नहीं की। मैं बार बार कह रहा हूं कि 12 साल आपकी सरकार को हो गई है। अग्निवीर की योजना के ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए? 5 साल से आपने तमाम बच्चों को नौकरी से बाहर रखा। पेपर लीक के ऊपर आप कहां खड़े हुए हैं? यूपीएससी, एसएससी में आपने तमाम आरएसएस के लोग भर्ती कर दिए। सभी यूनिवर्सिटीज की हालत आपने खराब कर दी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे एएमयू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत खराब हो गई। मैं फिर बार बार ये खबर आ रही है, आपको बता दें, नोएडा में इंजीनियर मौत मामला जो आपने देखा होगा, जिसमें सीईओ नोएडा को भी हटाया गया, उसमें अब ये गाड़ी वहां पर मिल गई है। कल्पना कीजिए किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ और किस तरह की बर्बादी और लापरवाही का आलम था, जिसकी वजह से एक इंजीनियर की कार घटनास्थल में मौत हो गई और अब ये कार जाकर मिली है। इतने समय के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि इस गड्ढे में जो गाड़ी के साथ गिर गए थे और उसके बाद पानी को कार से अब जाकर निकाला जा सका है। घटनास्थल से ये कार निकली है और वहीं की तस्वीरें हम सीधा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नोएडा में। अगर आपको याद हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनकी मौत के बाद बहुत बवाल हुआ और ये सवाल उठा कि किस तरह की लापरवाही का आलम है। अनेकों ऐसे कॉलोनीज है वहां पर जहां पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अधूरी कॉलोनियां हैं जहां पर इस तरह के गड्ढे हैं और कई बार पता नहीं चलता है। कुछ ऐसा ही हुआ, पानी भरा हुआ था और उनकी गाड़ी गई और उसके बाद से ये दर्दनाक मौत आज जिसकी गाड़ी जाकर मिली है। बहुत सारे सवाल उठते हुए प्रशासन की जबरदस्त लापरवाही को लेकर, और कई कॉलोनियों में आज भी आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं जहां पर लापरवाही का आलम पसरा हुआ है कंस्ट्रक्शन को लेकर। और ये कार जो घटनास्थल से आखिरकार निकाली जा सकी है, उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आज तक लगातार इस खबर पर बना हुआ है, हम लोग इसको लगातार कवर कर रहे हैं कि किस तरह की प्रशासनिक लापरवाही जिसकी वजह से एक इंजीनियर के, एक युवा इंजीनियर के, कम उम्र के, जिनकी ये दर्दनाक मौत हुई और अब आखिरकार गाड़ी भी नहीं ढूंढे मिल रही थी, अब आखिरकार वो गाड़ी निकाली गई है। वापस अपनी बहस का रुख करते हैं। संजय जी, क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? और अगर आ रही है तो जल्दी से आप जवाब दें। संजय शर्मा, एसआईआर पर जो जगह जगह वहां पर हिंसा हो रही है उस पर मेरा प्रश्न था। एक नया चैलेंज है, नितिन नबीन को इन लोगों ने फ्रंट किया है। कायस्थ वोट पर मैंने प्रश्न किया कि 15 से 20% कायस्थ वोट है, भद्र लोग का वोट है लगभग 78 सीटों पर, जिसमें आपको मैं आंकड़े बताती हूं अगर आपको आवाज आ रही हो तो। आंकड़ों में देखिए, कोलकाता में ऐसी 11 सीटें हैं, 2021 में सभी सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, वहां एक चैलेंज बनेगा। हुगली जहां पर 18 ऐसी सीटें, 2021 में 14 टीएमसी ने जीती थी और 4 बीजेपी ने। नॉर्थ 24 परगना जहां पर 2021 में 28 टीएमसी ने जीती, 5 बीजेपी ने। हावड़ा जहां 2021 में 16 सीटों में सभी सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, वहां क्या नए सिरे से चैलेंज होगा? मिस्टर शर्मा, आपकी पार्टी की तरफ से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आपका पक्ष नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिन भी वजहों से आवाज नहीं जा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जल्दी से। सुनील जी जल्दी से आपसे एक कमेंट। आज सवाल ये भी है,
आज सवाल यह भी है कि आपको मुकाबला बीजेपी से करना है और बीजेपी हर स्तर पर अपनी प्लानिंग और अपनी ताकत झोंकती है। विपक्ष स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में चूक जाता है। महाराष्ट्र में भी आपने देखा निकाय मतलब वहां पर जो अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हुए साफ दिख रहा था। अब आंख बंद करके अगर उस पर रहना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अंजना जी, आंख बंद करके नहीं रहना है। बीजेपी कितनी मजबूत है ये हम लोगों ने देश को महसूस कराया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2024 के आम लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने हाफ किया है और 27 में साफ करेंगे। अभी जो नोएडा की घटना आप दिखा रही हैं, यही तो इनका काम है, यही तो स्वर्णिम काल है इनका, यही स्वर्णिम काल इनका। अगर आप बनारस चले जाएं तो देखिए ना किस तरीके से मूर्तियों को, किस तरीके से मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और सिर्फ मंदिर को नहीं तोड़ रहे हैं, आप अगर जब प्रयागराज में आ जाएंगे तो शंकराचार्य, और सुधांशु भाई तो बहुत विद्वान आदमी हैं, तो जानते हैं भगवान के बाद अगर जीवित कोई भगवान है तो वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य को योगी जी और योगी जी की पुलिस किस तरीके से उनके शिष्यों को लात घूसे और चोटी पकड़ करके मार रही है, और किसी के भी मन मस्तिष्क में, किसी के भी मन में, किसी के मन में कोई दुख या कोई भी सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। तो क्या है आपका? और फिर मैं कह रहा हूं अंजना जी, आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही है कि हमारा अध्यक्ष भले बदल जाए, हमारे आदर्श नहीं बदलते, हमारी दिशा नहीं बदलती। तो इनके आदर्श क्या है? इनके आदर्श कौन लोग हैं? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मदद की, वही तो इनके आदर्श हैं। इनके आदर्श हैं महात्मा गांधी के हत्यारे। ठीक है सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आरक्षण छीनना, इनकी दिशा है कमजोर को और कमजोर बनाना और उद्योगपतियों के लिए पूरे जीवन काम करना, यही तो इनकी दिशा है। ठीक है संजय जी, अब आवाज आ रही है, थोड़ा वक्त की कमी। संजय जी आवाज आ रही है? एक सेकंड रुक जाइए सुधांशु जी। आ रही है जी, आ रही है। बंगाल में क्या आप मानते हैं नए उनके जो अध्यक्ष बने चैलेंज बन सकते हैं? उनके न तो नए अध्यक्ष हमारे लिए चैलेंज बन सकते हैं और न उनकी पूरी टीम हमारे लिए कोई चैलेंज खड़ा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 करोड़ बंगाल की जनता एक है। जाति, धर्म, वर्ग सब भूल जाते हैं। हम विधानसभा चुनाव के समय बंगाली हो जाते हैं और हमारी आवाज है ममता बनर्जी। और बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, राजा राम मोहन राय की भूमि है, उसमें धर्म के आधार पर संप्रदायवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करने नहीं देगी। और आने वाले दिनों में बंगाल से ही वो आवाज उठेगी जो देश से सांप्रदायिकता को उखाड़ कर फेंक देगी। ठीक है, जो संजय जी कह रहे हैं उस पर सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई वहां पर जाति देखकर वोट नहीं करता है, सब वोटिंग के टाइम पर बंगाली हो जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि ना आपका ये कास्ट कार्ड चलेगा ना मिलेनियल कार्ड। बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, इसी आईपैक के, अब जो प्रशांत किशोर बाद में चुनाव लड़ लिए, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान, वीडियो अवेलेबल है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब मुझे लगता बंगाल की जनता को समझने की जरूरत नहीं है 30% से गिनती शुरू होने क्या मतलब है। और बंगाली की बात है, यूसुफ पठान गुजरात से आके बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, जो बंगाली का एक शब्द नहीं जीत पाते, मगर उस जगह से जीत के जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी को हरा दिया जाता है जो बंगाली है।